आप सभी का डीवा इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कक्षा 9 के हिंदी कोर्स ए की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का 5वां पाठ जो कि ग्रामश्री है, आज हम आपको उसका भावार्थ समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम आप सभी को इस पाठ के कवि जो कि सुमित्रानंदन पंत जी है, उनके जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि एवं छायावादी काव्य के प्रणेता श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में कौसौनी गांव में 20 मई 1900 में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ जिले में हुई। 1919 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मायोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। उन्हीं दिनों गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रूपाम नामक पत्रिका का प्रकाशन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1950 से 1957 तक पंत जी की आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। उत्कृष्ट साहित्य साधना के लिए उन्होंने सोवियत भूमि ने नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1971 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। उसके बाद 1977 में पंत जी का निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं सुमित्रानंदन पंत एक सफल कवि और गद्यकार थे। उनकी रचनाओं में वीणा, ग्रांथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिट्टम्बरा, लोकायतन आदि प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उनके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी गद्य में आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि की भी रचना की। काव्यगत विशेषताएं सुमित्रानंदन पंत के लिए प्रकृति है मुख्य प्रेरणा स्रोत रही। उनकी जो भाषा शैली थी, सुमित्रानंदन पंत ने अपनी रचनाओं के लिए साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है। अब चलिए हम आपको आज का ये जो ग्रामश्री पाठ है इसके भावार्थ को बताते हैं। सबसे पहले ये जो पहली 8 लाइन है, मैं आपको इन सभी का अर्थ बताऊंगा। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये प्रकृति प्रेमी हैं और इनका जो ये जो पाठ है ग्रामश्री, इसमें आपको प्रकृति की झलक देखने को मिलेगी। प्रकृति की एक अनमोल वर्णन मिलेगा, एक बहुत ही मनमोहक वर्णन आपको इस पाठ में प्रकृति के लिए एक बहुत ही मनमोहक वर्णन मिलेगा। आप चलिए देखते हैं, पहली लाइन रीड करते हैं सबसे पहले कि पहली लाइन में हमें क्या कहा गया है। पहली लाइन क्या है? फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। इसका भावार्थ क्या होगा? सबसे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि ये जितने भी आपको यहाँ पे इस पाठ में ये जितने भी आपको 4-4 लाइन के ये पद के टाइप दिए गए हैं, पद की तरह दिए गए हैं, इनमें आपको सभी में अगर एग्जाम में 8 लाइन के लिए भावार्थ लिखने के लिए आएगा तो आपको इसमें प्रसंग भी लिखना रहता है। और वो जो प्रसंग होगा वो सभी 8 लाइन, सभी जो लास्ट तक ये 8-8 लाइन गिवन है आपको, इन सभी 8-8 लाइनों के लिए प्रसंग जो है वो एक ही होगा। चलिए मैं आपको ये पहली जो पहला पद है, मीन्स पहले पद की तरह आपको 8 लाइन्स गिवन है, इनके लिए मैं आपको प्रसंग बता देता हूँ कि आपको प्रसंग क्या लिखना रहेगा अगर एग्जामिनेशन में आएगा। और अगर आपने प्रसंग राइट कर दिया तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए प्रसंग देखते हैं कि इसमें क्या लिखना है आपको। इसमें आपको लिखना रहेगा प्रसंग में, अगर आप चाहें तो नोटबुक में आप इसे राइट कर सकते हैं।
मैं आपको बहुत ही आराम से बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि प्रसंग इसमें क्या लिखना है। इसमें आपको प्रसंग में लिखना रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता ग्रामश्री से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और उसके बाद ये तो आपको लिखना रहेगा सब में, और उसके बाद आपको ये भी बताना रहेगा कि आखिर इन जो 8 लाइनें हैं जिनको आपको एग्जाम में लिखने को लाएगा, इनसे आपको एक मतलब 2 लाइनों में आप इनका क्या अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो आपको पहली 8 लाइनें, इनमें क्या अर्थ निकल रहा है। इन पंक्तियों ने गांव की संस्कृति को वस्तुतः फसल संस्कृति है का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। फसलों की हरियाली और उससे निर्मित प्रकृति परिवेश का वर्णन करते हुए यहाँ पे कवि ने हमें बताया है। मतलब कि ये जो 8 लाइनें हैं, इनमें जो हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, उन्होंने संस्कृति, गांव की जो संस्कृति है और जो फसल का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब चलिए मैं आपको इसको लाइन टू लाइन आपको इन सभी का अर्थ बताता हूँ। रीड करते हैं पहले। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। इसका अर्थ क्या होगा। फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है, खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है। अब आगे देखिए, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, चांदी की सी उजली जाली। इसका अर्थ क्या होगा। चलिए देखते हैं इन दोनों लाइन का अर्थ क्या होगा। इन दोनों लाइन का अर्थ होगा, सूरज की किरणें उससे ऐसे लिपट गई हैं, सूरज की किरणें उससे ऐसे लिपट गई हैं जैसे उस हरियाली पर चांदी की उजली जाली लपेट दी गई हो, चांदी की उजली जाली लपेट दी गई हो। अब चलिए 5वीं लाइन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इसका अर्थ क्या होगा। कवि कहते हैं कि तिनको को हरे तन वाला बताता है, कवि जो है वो तिनको को हरे तन वाला बताता है। ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून हो, जैसे नसों में बहता हुआ खून हो। हिल हरित रुधिर है रहा झलक का मतलब है जैसे कि नसों में हरियाली, जो तिनकों में जो हरियाली है वो ऐसे समा गई है कि जैसे हमारी जो नसों में खून बहता है तो झलका करता है ना, सेम उसी तरह कवि को लग रहा है। अब हम लोग इसकी 6वीं और 7वीं लाइन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसका अर्थ क्या होगा। फसलों की हरितिमा से सांवली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश का कभी न धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश, आकाश मतलब फलक, मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता हो, मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता हो। इस लाइन में कहा गया है कि ऐसे ये जो हरियाली है वो ऐसे हो गई है कि मानो कि आसमान नीचे धरती में झुककर नभ का चिर निर्मल नील फलक, मतलब कि आसमान मानो धरती में झुककर हमें, जो हमारी धरती है उसको मानो आसमान झुककर छू लेना चाहता हो। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये जो पहली 8 लाइन है इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है हमें। ये लाइन, इन लाइन का अर्थ देखते हैं। पहले हम लोग रीड करेंगे। रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बोली, आई जो गेहूं में बोली, गेहूं में बोली। इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा गेहूं और जौ में जो नव विकसित बालियां हैं, जो नव विकसित बालियां हैं, और जो नव विकसित बालियां हैं। पहली 2 लाइन का अर्थ यह होगा। अब आगे तीसरी लाइन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली, किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। अब इसमें क्या कहा गया है। अरहर और सनई, जो अरहर और सनई जो दाल होती है, इसमें कहा गया कि अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बज उठने वाली
गोल सुनहरे दाने हैं, बज उठने वाली गोल सुनहरे दाने हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो अरहर और सनई जो क्या कहते हैं दाल होती है, उसकी जो फसल है उसमें जो फलियां लगी हुई मीन्स जो उसके पेड़ में जब छोटी छोटी दाल जो लगी रहती है, तो जब उसके बगल से जो हवा निकलती है, मतलब ये किंकड़ियाँ जो है, किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली, जो छोटी छोटी उसमें दाल भरी होती है, मतलब जो पौधा रहता है अरहर और सनई का, जब उस किंकड़ियों की बगल से जब क्या कहते हैं हवा निकलती है तो बजती हैं, जैसे एक सुनहरे स्वर में वो बजती हैं। इन लाइनों में हमें ये बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारी 5वीं और 6वीं लाइन में हमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूलो सरसों पीली पीली, फूलो सरसों पीली पीली। यहाँ पे क्या कहा गया है, फूलो सरसों का पीला रंग, फूली सरसों का पीला रंग, और उसके फूलों से हवा में बिखरती तैलीन सुगंध है, तैलीन सुगंध है। यहाँ पे कहा गया है कि जो क्या कहते हैं फूल हैं, उस जो सरसों के फूल हैं उनका पीला रंग और उनके फूलों से जो सुगंध है वो बिखर रही है, जो सुगंध है वो बिखर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और 6वीं और 7वीं लाइन, 7वीं और 8वीं लाइन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, लो हरित धरा से झुक रही, लो हरित धरा से झुक रही, नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कली तीसी नीली। अब इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है कि हरी हरी धरती से निकलने वाले नीले फूल सिर पर सजाए जो तीसी के छोटे हैं, इन सब का एक त्वरित सौंदर्य देखकर मानो धरती रोमांचित हो गई है, पुलक और प्रसन्नता से भरसी गई है, यहाँ पे कहा गया है कि ये जो मनमोहक दृश्य है इसे देखकर मानो धरती क्या कहते हैं प्रसन्नता से भर गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लाइन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप ध्यानपूर्वक एक एक लाइन को जब मैं पढ़ता हूँ उसके बाद उसका अर्थ बताता हूँ तो आप उसे ध्यान से सुनें, जिससे कि आपको हर लाइन का अर्थ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। अब चलिए मैं रीड करता हूँ, उसके बाद उसका अर्थ बताता हूँ। इन लाइनों में क्या कहा गया है, पहली और दूसरी लाइन देखिए। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। इसका भावार्थ क्या होगा, मटर के फूल और फलियों वाले पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं, मटर के फूल और फलियों वाले पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो विस्तरित फसल राशि की सखियां हों, अब तीसरी और चौथी लाइन देखिए। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिमाई बीज खड़ी। इसका अर्थ क्या होगा, फसलों की मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूल को लिए खेतों में खड़ी हंस रही है, बीजों की लड़ी या श्रृंखला को अपने में समेटे मटर की फलियां मखमल की मुलायम थैलियों सी मटर के पौधों में लगी लटक रही हैं, जैसे कहा गया ना कि छीमियां छिपाए बीज खड़ी, मतलब मटर के पौधों से लगी लटक रही हैं। अब आगे देखिए 5वीं और 6वीं लाइन में क्या कहा गया है, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। इसका अर्थ क्या होगा कि मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब तक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, अब आगे देखिए जो हमारी लास्ट 2 लाइन है इनका क्या अर्थ होगा, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। यहाँ पे क्या कहा गया है
तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने वृंतों से उड़कर दूसरे वृंतों पर जाकर बैठ जाते हो। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। अब चलिए इसको देखते हैं कि इन लाइनों में क्या कहा गया है। इनका अर्थ बताता हूँ मैं आपको, पहली और दूसरी लाइन का। सबसे पहले रीड करते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृतरु की डाली। इसका अर्थ क्या होगा? गांव की धरती केवल फसलों से सौंदर्यपूर्ण नहीं है, बल्कि बाग बगीचों में उगे आम की डालियां भी, जो अब बौरों से लद सी गई हैं, उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। अब तीसरी और चौथी लाइन देखिए। झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? बसंती मौसम आने के कारण मतलब वसंत का जो मौसम है उसके आने के कारण डाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नव किस्लवों को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। आम्र वन की रजत स्वर्ण मंजरियों को देखकर कोयल कूक रही है और मतवाली सी हो गई है। अब चलिए पांचवी और छठवीं लाइन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में जरबेरी झूली। इसका मतलब होगा कि कटहल फल आने के कारण महक उठे हैं और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे मुकुलित होने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो मुकुलित का दिया गया है इसका अर्थ होगा कि निकलने लगे हैं। जामुन के पेड़ों को जो है जामुन के गुच्छे वो निकलने लगे हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे बगीचों में इन वृक्षों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में जरबेरी के पेड़ों में जरबेरी के गुच्छे फलकर लटक रहे हैं। जो जरबेरी का मतलब होता है, जो हमारी छोटी छोटी बेरी आती है ना, उन्हें जरबेरी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जामुन के पेड़ पर गुच्छे लटक रहे हैं, वैसे ही जो जरबेरी है वो जंगल में होती है। तो जरबेरी के जो पेड़ हैं उनमें जरबेरी के गुच्छे भी झूल रहे हैं। जैसे कहा गया ना, जंगल में जरबेरी झूली, तो जरबेरी के गुच्छे मतलब छोटी छोटी बैरियों के गुच्छे जो है जंगल में जो इसका पेड़ होता है जरबेरी का, उसमें झूल रहे हैं। अब चलिए लास्ट दो लाइन देखते हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि आड़ू, नबी और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। फल के जो आलू और क्या कहते हैं नींबू और जो अनार का पेड़ होता है उसमें फल आने से पहले फूल लगते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आड़ू, नावी मतलब नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। और उसके बाद आलू, गोभी, बैंगन, मूली, इन सब की तरह ही सब्जियों जैसे आलू, गोभी, बैंगन और मूली भी अपने विकास को प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन लाइनों का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्हें हम रीड करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इन लाइनों में देखते हैं। इसमें कहा गया है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीले अमरूद अब लाल लाल चित्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले से मीठे और सुंदर हो गए हैं। यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो पीले पीले जो हमारे अमरूद होते हैं,
जब उनमें लाल लाल चित्तियां पड़ जाती हैं तो बहुत मीठे और सुंदर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी और चौथी लाइन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल झड़ी, आंवली से तरु की डाल झड़ी। इसका अर्थ क्या होगा, बेर पक गए, जो हमारी छोटी छोटी बैरियां थी वो अब पक गई हैं और आंवली की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे लटक गए हैं। जो हमारा आंवला का पेड़ है उसकी डालों पर बहुत से, यहाँ पे जो लिखा है ना आंवली के तरु से, मतलब आंवला का जो पेड़ है उसकी डालों से जो आंवला होता है उसके गुच्छे लटक गए हैं। आंवली की तरु से डाल झड़ी, मतलब आंवली की डाल में जो क्या कहते हैं, आंवले के गुच्छे लटक गए हैं और जो हमारी बेर हैं वो पक चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको पांचवी और छठवीं लाइन का अर्थ बताते हैं। ये लाइन देखिए और ये वाली, इसमें कहा गया है, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, सेम फली फैली। इसका अर्थ क्या होगा, कहीं खेतों में पालक लहरा रही है तो कहीं धनिया की भीनी खुशबू फैल रही है। कहा गया है लहले पालक, लहले का मतलब कहीं पालक लहरा रही है खेतों में, तो महमय धनिया मतलब कहीं कहीं पालक खेतों में लहरा रही है तो कहीं कहीं महमय धनिया मतलब धनिया की खुशबू महक रही है, धनिया की खुशबू महक रही है। उसके बाद लौकी ओ सेम फली फैली, सेम फली फैली। इसमें क्या कहा गया है, कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम झूल रही है। और कहा गया है लौकी और सेम फली फैली, मतलब कि कहीं लौकी और सेम की जो लताएं, मतलब जो उनकी जो सेम और लौकी के जो पेड़ होते हैं वो क्या कहते हैं, हरे हरे, उसमें जो डंडी की टाइप लताएं जो होती हैं उनमें से कहीं लौकी तो कहीं सेम झूल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, छठवीं और सातवीं और आठवीं लाइन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है, तो कहीं मखमल से मुलायम टमाटर हरे से लाल हो गए हैं। मिर्च के गुच्छों को देखकर कवि की कल्पना उन्हें बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में प्रस्तुत करती है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइनें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये इन लाइनों का अर्थ बताता हूं। बच्चों, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको किसी भी लाइन में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। चलिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की सतरंगी रेती। इसका अर्थ क्या होगा कि गंगा की रेती को गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बन चमक रही है। कहा गया है बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, मतलब गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, वह बालू के सांपों से अंकित है, वह बालू के सांपों से अंकित है। अब तीसरी और चौथी लाइन देखिए, सुंदर लगती सरपट छाई तट पर तरबूजे की खेती, तट पर तरबूजे की खेती। इसका अर्थ क्या होगा, यहां पे कहा गया है, उनके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियां, सरपत जो है वो क्या कहते हैं, जो सरपत होता है वो खेतों में मतलब गांवों में बोया जाता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उनके चारों ओर, जो हमारे ये गंगा जो है, गंगा की रेत के चारों ओर, उसके चारों ओर सरपट की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों के खेत तरबूजों के खेत बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखिए पांचवी और छठवीं लाइन, इसमें क्या कहा गया है, इसमें में कहा गया है, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं
कलंगी संवारते हैं कोई। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसमें कहा गया है जल में अपने एक पैर को उठा उठाकर सिर खुजलाते बगुले, मतलब जो बगुले होते हैं जो पानी के अंदर हैं, वो अपने पैर को उठा उठाकर अपने सिर को खुजला रहे हैं। और खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बालों में कंघी कर रहे हो। और वो जो बगुले अपने सर को खुजला रहे हैं, वो कवि को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने बालों में कंघी चला रहे हैं। अब लास्ट दो लाइनों का देखिए, इसमें क्या कहा गया है? तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगर रौठी रहत सोई। मगर रौठी रहत सोई, इसका अर्थ क्या होगा? गंगा के उस प्रवहमान जल में कहीं सुरख्वाब तैर रहे हैं, तो कहीं किनारे पर मगरौठी, मतलब कि एक विशेष चिड़िया, जो मगरौठी होती है वो एक विशेष चिड़िया होती है। यहाँ पे जो मगरौठी है इसका मतलब एक विशेष चिड़िया ऊँघती हुई सी दिखाई दे रही है, मतलब ऊपर उठती हुई सी दिखाई दे रही है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये लाइनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी ये लास्ट 8 लाइनें हैं, मैं इनका अर्थ आपको बताता हूँ। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इनका अर्थ सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। चलिए देखते हैं। पहली और दूसरी लाइन देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। अलसाए से सोए, इसका अर्थ होगा कवि कहते हैं, कवि जो है हमारे, वो कह रहे हैं कि रात की भीगी अधियारी में सुखालय, मतलब सुख के कारण उत्पन्न होने वाले आलस से युक्त हंसमुख हरितिमा को धारण करने वाली फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी सो रही हैं। खोई हुई सी सो रही हैं कहा गया है। तीसरी और चौथी लाइन में क्या कहा गया है? भींगी अंधियाली में नीसी की तारक सपनों में से खोए। तारक सपनों में से खोए, कहा गया है कि तारों के सपनों में खोई सी सो रही हैं। तारों के सपनों में खोई सी सो रही हैं। अब पांचवी और छठवीं लाइन देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आचा छादन। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसमें हमें कहा गया है और पन्ने जैसी हरित छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली धरती का गांव। पन्ने मतलब मरकत, जो यहाँ मरकत है इसका मतलब होगा पन्ने। पन्ने के डिब्बे जैसा है, पन्ने के डिब्बे जैसा है। और इस मरकत डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है। आगे देखिए, ये जो लास्ट लाइन है इनका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है निरुपम हिमांत में संदिग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। निज शोभा से हरता जनमन, इसका अर्थ होगा कि इस मरकत डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन हो। अनूपमय शोभायुक्त गांव का जो यह दृश्य है इस वसंती मौसम में अपनी शोभा से लोगों का मन हर लेने वाला है। बच्चों, जो आपकी ये ग्राम श्री कविता थी, मैंने आपको इसके ये जो पूरी कविता है, मैंने आपको इसकी हर एक लाइन का अर्थ बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। अगर बच्चों आपको अभी भी किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट हो तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से समझा दूंगा। अगर बच्चों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको जब भी नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 उसका वीडियो जब भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं, चंद्रग्रहण से लौटती बेर, तो आपको अगर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
और हमने आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट है उसके वीडियोस काव्यखंड के अपलोड कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।